गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ। इस पादप वृद्धि में यानी इस चैप्टर के अंतर्गत पादप वृद्धि नियामक पदार्थ के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। पादप वृद्धि नियामक पदार्थ, ये वो पदार्थ होते हैं जो पादप में सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं और पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इनमें एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि को बढ़ा देते हैं, अर्थात वृद्धि वर्धक पदार्थ होते हैं, और दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि की दर को कम कर देते हैं, अर्थात वृद्धि निरोधक पदार्थ कहलाते हैं। यहां हम वृद्धि वर्धक पदार्थ जो होते हैं एज ए पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप वृद्धि को बढ़ाने वाले यानी पादप वृद्धि प्रेरक हार्मोन, या प्रेरक शब्द की जगह वर्धक हार्मोन भी कह सकते हैं, जो वर्धक करते हैं, वर्धन या वर्धक हार्मोन। अब देखिए, पादप वृद्धि वर्धक जो हार्मोन होते हैं इस श्रेणी में आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन आते हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ये चारों पादप हार्मोनों के नाम अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। एक होता है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एथिलीन। जबकि निरोधक हार्मोन के रूप में जो होता है वो है एब्सिसिक अम्ल। तो यहां हम जिस हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन ये पादप हार्मोन सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन है और ये पादपों में विवर्धन या कह सकते हैं कि पादप की लंबाई में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हार्मोन पादप के शीर्ष वाले भाग पर बनते हैं और वृद्धि को प्रेरित करता है। इस ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऑक्सिन जो है इसकी खोज किस प्रकार से हुई है। तो ऑक्सिन की खोज करने में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जैसे कि चार्ल्स डार्विन का प्रयोग किया गया था कैनेरी घास पर। इसके अलावा बॉयसन और जेनसन ने प्रयोग किया गया था, साथ में पाल के द्वारा प्रयोग किया गया था, और पाल के अलावा इसमें जो प्रयोग किया गया था F.W. बेंट के द्वारा। और इन सब प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि पादप के शीर्ष वाले भाग में अति सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन बनता है या रासायनिक पदार्थ बनता है और ये पदार्थ अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाता है और वृद्धि की दर को प्रेरित करता है। इसकी जो मात्रा है प्रकाश की दिशा में कम होती है और प्रकाश की विपरीत दिशा में अधिक होती है और ये वक्रण को प्रेरित करता है। आज हम पढ़ेंगे इस ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति। ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति।
एज ए इसका केमिकल रूप में इसका क्या नेचर है, ये कैसा पदार्थ है, और ये पदार्थ क्या एक ही प्रकार का है या कई प्रकार का है। तो ऑक्सीजन की जो रासायनिक प्रकृति है उसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कॉग्ल। कॉग्ल नाम का जो वैज्ञानिक था 1931 में, इन्होंने उस पदार्थ को जो जई के प्रांकुर चोल में पाया जाता है, जई के प्रांकुर चोल में पाए जाने वाले यानी जई के प्रांकुर चोल में जो पदार्थ जो पाया जाता है उस पदार्थ जो कि वक्रता को प्रेरित करता है, जई के प्रांकुर चोल में पाए जाने वाले पदार्थ को जो वक्रता पैदा करता है उसे ऑक्सीजन नाम दिया है, उसे ऑक्सीजन नाम दिया। ठीक है, तो जई के प्रांकुर चोल में पाए जाने वाले पदार्थ को जो वक्रता पैदा करता है उसको नाम दिया क्या, ऑक्सीजन। किसके द्वारा दिया गया था, कॉग्ल। अब देखिए इसके बाद कॉग्ल, इसके बाद देखिए ये जो कॉग्ल नाम के वैज्ञानिक थे, कॉग्ल एवं एक दूसरा वैज्ञानिक जो था वो है हैग्न स्मिथ। नहीं, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1931 में ही, बाद में ये ने मानव के मूत्र से ऑक्सीजन के समान पदार्थ को प्राप्त किया था। मानव मूत्र से ऑक्सीजन के समान पदार्थ को पृथक किया। किसके द्वारा, कॉग्ल एवं हेंग्स के द्वारा, और इन्होंने उसे नाम दिया, पृथक किया, उसे ऑक्सीजन ए नाम दिया, ऑक्सीजन ए, और जिसका सूत्र है, जिसका सूत्र, क्योंकि रासायनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, तो इसका सूत्र होगा C18 H32 ऑक्सीजन 5, C18 H32 ऑक्सीजन 5। ये इन्होंने इसका रासायनिक सूत्र दिया। और ये जो ऑक्सीजन है ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये तो एक प्रकार के ऑक्सीजन की किस तरह से रासायनिक प्रकृति के बारे में जानकारी। अब बात करें ऑक्सीजन के प्रकार की। ऑक्सीजन के प्रकार, ऑक्सीजन के प्रकार, यानी दो प्रकारों में इसको बांट दिया है। एक तो होता है
प्राकृतिक ऑक्सीजन। और दूसरा जो है, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, इनके अंदर जो पदार्थ है उसमें कुछ चेंज करके और संश्लेषित या संश्लेषित कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं संश्लिष्ट हार्मोन, संश्लिष्ट ऑक्सीजन। तो एक तो हो गया प्राकृतिक ऑक्सीजन और दूसरा है संश्लेषित या संश्लिष्ट ऑक्सीजन। अब देखिए, हम बात करें सबसे पहले प्राकृतिक ऑक्सीजन की बात। प्राकृतिक ऑक्सीजन, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, वही वैज्ञानिक थे कॉग्ल एवं साथियों एवं अन्य साथियों। कॉग्ल एवं अन्य साथियों ने एक अन्य पदार्थ को भी पृथक किया, क्योंकि ये वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस संदर्भ में प्रयोग किए, और उसका नाम रखा हेटेरो ऑक्सीजन। एक पदार्थ अलग से और कर दिया, हेटेरो ऑक्सीजन नाम उसका रख दिया। इसके बाद ये जो है, ये हेटेरो ऑक्सीजन जो है, इसका अणुसूत्र इसका अणुसूत्र जो है C10H9। ऑक्सीजन है 2 और हेटेरो ऑक्सीजन जो है, इन्होंने इसका अणुसूत्र ये दिया था और इसे नाम दिया इंडोल 3 एसिटिक एसिड। 3 एसिटिक एसिड, अर्थात ये जो हेटेरो ऑक्सीजन है उसका अणुसूत्र है और इसका रासायनिक नाम क्या दे दिया, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, अर्थात इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, IAA। ये बहुत फेमस शब्द है। ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, और अगर 3 एसिटिक एसिड भी चलता है। तो ये पौधों के अंदर पाए जाने वाला प्राकृतिक, पौधों में पाया जाने वाला प्राकृतिक हार्मोन या प्राकृतिक ऑक्सीजन। ये कौन, इंडोल एसिटिक एसिड है। और ये एक प्रकार से प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, ये IAA के व्युत्पन्न के रूप में पाया जाता है और ये शीर्ष विभजोतक वाले भाग के अंदर बनता है, यानी तभी तो पादप का वह भाग जो शीर्ष वाले भाग में उपस्थित होता है, उस भाग में इसकी उपस्थिति होती है और ये वृद्धि को प्रेरित करता है। इसका जो संश्लेषण है, इसका संश्लेषण ये एक एमिनो अम्ल के द्वारा होता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल द्वारा। तो ट्रिप्टोफैन नाम का जो एमिनो अम्ल है, उस एमिनो अम्ल के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। और इसके संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक,
इसके संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। तो ये प्राकृतिक एक प्रकार से ऑक्सीजन है। देखिए कॉन्गल और उनके साथियों ने एक अन्य पदार्थ की खोज की जिसका नाम रखा था हेट्रोऑक्सिन और उसका सूत्र है C10H9O2 और N। और इसका जो रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम जो है ये एक प्रकार का क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA है और ये पौधों में पाए जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इसका संश्लेषण जो है वो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल के द्वारा होता है और इसके संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। अगर हम इसका सूत्र देखें यानी इसकी संरचना सूत्र देखें तो संरचना सूत्र इस प्रकार का होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना है वो उसके अंदर उपस्थित बंध और क्रियात्मक समूहों के कारण निश्चित होती है और उन्हीं के आधार पर उसके गुण भी जो है वो निर्धारित होते हैं। तो इसकी जो संरचना है ऑक्सीजन की, प्राकृतिक ऑक्सीजन की संरचना ये इस प्रकार की होती है। ये बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय में ये बेंजीन, अब इसके साथ ये नाइट्रोजन और ये, अब इसमें जुड़े हुए हैं CH2COOH, एसिटिक एसिड है इसलिए COOH। ये इसका सूत्र है, इसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है जो पादपों में पाया जाता है। अब देखिए दूसरे संश्लिष्ट ऑक्सीजन होते हैं या संश्लेषित ऑक्सीजन जिसको तैयार किया जाता है, अर्थात उसे व्युत्पन्न कह सकते हैं। तो हमारा प्राकृतिक ऑक्सीजन के बाद आता है संश्लिष्ट ऑक्सीजन। देखिए संश्लिष्ट का मतलब है कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक भी ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं और ऐसे जो उनके समान ही कार्य करते हैं उनको भी हम एक प्रकार से क्या कहेंगे, संश्लिष्ट ऑक्सीजन कहते हैं या संश्लेषित ऑक्सीजन, जो किसके समान करते हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं। अब देखिए ये कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें सबसे पहले लें, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं किसके, संश्लेषण। पहला है इंडोल, क्योंकि उसके व्युत्पन्न है तो उसी तरह से बनेंगे इंडोल 3 ब्यूटाइरिक अम्ल। इंडोल 3 ब्यूटाइरिक अम्ल ये एक प्रकार का क्या है, संश्लिष्ट ऑक्सीजन है। उदाहरण है। अब इसकी अगर संरचना देखें तो ये संरचना इस प्रकार की होती है कि प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन इस प्रकार का है, ये ऑक्सीजन बेंजीन की वलय हो गई और इसमें ये वलय की बात। अब यहां जो पहले जुड़ा हुआ था ब्यूटेरिक CH2 ब्यूटेरिक एसिड बन रहा है और COOH, ये इंडोल 3 ब्यूटेरिक अम्ल है जो कि क्या है, एक संश्लिष्ट ऑक्सीजन का उदाहरण है। दूसरा है
जिसका नाम है नेप्थलीन, बहुत फेमस है ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इसको देखिए, इसको शॉर्ट में IBA बोलते हैं, इसको शॉर्ट में NAA बोलते हैं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसका जो सूत्र है, अणुसूत्र यानी संरचना सूत्र इस तरह का बनेगा। इसमें 2 बेंजीन बले और ये दोनों बेंजीन बले इस तरह से, और यहां इसमें जो है CH2COOH, ये इसका सूत्र है किसका, नेप्थलीन एसिटिक एसिड का। इसके बाद तीसरा जो है ये भी 2,4-D, या इसको हम हटा दें फिर दोबारा, ये तो हो गया कौन सा, इंडोल 3 ब्यूटेरिकम, दूसरा है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। अब आता है तीसरा, जिसे 2,4-D के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा है 2,4-डाई, डी का मतलब डाई क्लोरो डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको 2,4-D कैसे नाम है, 2,4-D, ये खरपतवार नाशी होता है, और इसमें ये इसका अणुसूत्र जो है, संरचना सूत्र इस तरह का होता है। ये इसमें O और ये CH2COOH, एसिटिक एसिड, और 2 पहले पर और ये 3,4, ये 4 पर क्लोरीन है। तो 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार का संश्लिष्ट ऑक्सीजन। अब हम चौथा ये भी खरपतवार नाशक है, जिसका नाम है 2,4,5-T, 2,4,5। तो डाई की जगह क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, इसमें ये सूत्र जो है पूरा यहां हुआ नहीं, ये अब देखिए यहां पर ये बेंजीन वाले हैं और इसमें CH2COOH। अब देखिए यहां एक तो दूसरे स्थान पर, फिर इसमें चौथे स्थान पर, और एक होगी कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर क्लोरीन। तो ये हो जाएगा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक संश्लेषित हार्मोन है, और ये जो है इसके अलावा और भी कुछ हैं, इंडोल 3 प्रोपियोनिक अम्ल भी होता है,
जिसे IPA कह सकते हैं। तो ये हार्मोन जो हैं ये संश्लेषित हार्मोन। अब देखिए ऐसे पदार्थ जो आसानी से ऑक्सिन में रूपांतरित हो सकते हैं उन्हें ऑक्सिन पूर्ववर्ती कहते हैं, यानी जो पहले कुछ और रूप में होते हैं बाद में वो ऑक्सिन में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं पूर्ववर्ती ऑक्सिन। और ऐसे कुछ ऑक्सिन होते हैं या ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो ऑक्सिन की कार्य प्रणाली में बाधा पहुंचाते हैं, रुकावट पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑक्सिन को हम कहते हैं कि प्रति ऑक्सिन यानी एंटी ऑक्सिन कहते हैं। और कुछ ऑक्सिन ऐसे होते हैं जो आसानी से पृथक हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है मुक्त ऑक्सिन कहते हैं। और जो आसानी से अलग नहीं होते हैं ऐसे ऑक्सिन जो है वो बाधित ऑक्सिन कहते हैं। तो ये चार शब्द हैं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती ऑक्सिन, ये वो ऑक्सिन है जो एक तरह से ऑक्सिन से पहले की अवस्था वाले होते हैं। दूसरे होते हैं प्रति ऑक्सिन, जो ऑक्सिन की कार्य प्रणाली में रुकावट पैदा करते हैं वो प्रति ऑक्सिन कहलाते हैं। एक होते हैं मुक्त ऑक्सिन जो आसानी से पृथक हो जाते हैं, वो मुक्त ऑक्सिन कहलाते हैं। और जो एक तरह से बाधित या बंधित होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बंधित ऑक्सिन, जो आसानी से अलग नहीं होते हैं वो बंधित ऑक्सिन कहलाते हैं। तो ये सभी जो है ऑक्सिन हैं और इन ऑक्सिनों की उपस्थिति जो है ये एक तरह से वृद्धि को प्रेरित करती है। और जो परिवर्तनशील ऊतक होते हैं उनके अंदर इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होती है और ये सीड्स वाला भाग जो होता है उस पर ऑक्सिन ज्यादा बनते हैं और उस भाग से दूसरे भागों के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये चले जाते हैं। तो हमने आज ऑक्सिन के बारे में पढ़ा कि ऑक्सिन क्या है, उसकी रासायनिक संरचना कैसी होती है और उसके कितने रूप हैं। तो देखिए इसमें प्राकृतिक ऑक्सिन तो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। संश्लेषित ऑक्सिनों की श्रेणी में अगर हम देखें तो एक होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड 3 ब्यूटेरिक एसिड IBA, इसके अलावा नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA, और एक होता है 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक होता है 2,4,5-T डाइक्लोरोफिनॉक्सी 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये देखिए इनका अपना अपना महत्व है, तो हम इनके कार्य के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब इससे संबंधित होमवर्क आप नोट कर लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक ऑक्सिन का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, दो संश्लिष्ट या संश्लेषित
ऑक्सिनों के नाम लिखिए। देखिए इस तरह से ये हमने 3 प्रश्न दिए हैं और उन तीनों ही प्रश्नों को आपको करना है। चाहे तो एक प्रश्न और लें या 3 चलो पर्याप्त हैं। इन 3 प्रश्नों को आप करिएगा। और आज हमने ये जो ऑक्सिन है इनके रासायनिक नेचर के बारे में पढ़ा है, केमिकल नेचर कैसा है। अब हम पढ़ेंगे इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, अर्थात ये पादप पर इनका कार्यकीय प्रभाव कैसे क्या पड़ता है। देखिए ये पादपों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं, सीड्स प्रमुखता को प्रेरित करते हैं, कच्चे फलों को झड़ने से रोकने पर का कार्य करते हैं, विलगन को रोकने का काम करते हैं, इसके अलावा खरपतवारों को नष्ट करने का काम करते हैं। कई सारी क्रियाओं में जो कि पादप फिजियोलॉजी के अंतर्गत होती हैं, उनके अंदर इस ऑक्सिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कम बनना या अधिक बनना पादप में वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज हमने रासायनिक, अब पढ़ेंगे कार्य। आज के लिए इतना है। ठीक है, और आप देखिए ये आपके सामने, इसको आप नोट कर लीजिए।